हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का दूसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो किसके पक्ष में थे? तो इसका सही उत्तर है ए, झारखंड के पक्ष में। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई, कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर को दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ? तो सही उत्तर है बी, सिंहभूम में। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो सही उत्तर है सी, 1820 से 1821 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है ई, छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही थी। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, हैदराबाद का निजाम। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपरोक्त सभी अर्थात विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। अब अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन की वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था। 1878 ईस्वी में द्वितीय अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई थी। अब अगला प्रश्न है, 1878 का
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ए, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी होगा। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। अब अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो सही उत्तर है ए, जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति हुआ करते थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते। लॉर्ड कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुआ था। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान में भरना है आपको कि इसमें बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, 1885 को। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिससे जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों अर्थात
जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी वीरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाएं हैं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अब अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही उत्तर है बी, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अब अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात बुद्धिजीवी को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को और नगरीय उच्च जातियों को। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की थी। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए
1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक भ्रम का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो ये स्टार मार्क्स है, क्योंकि सही मायने में 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया था। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया था। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है सी, 1828 में। अब अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी करने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है बी, विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1880 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया था। अब अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा था। अब अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो इसका सही उत्तर है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया था। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भाषण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया था। स्वामी जी ने
हिंदू धर्म के इस पक्ष अर्थात मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की गई थी। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित नहीं रह गया था, वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कई राजनीतिक संदेश नहीं दिए थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई थी। वह एक पक्के देशभक्त रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो सही उत्तर है बी, स्वामी विवेकानंद। अब अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? तो सही उत्तर है डी, 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता था, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। अब अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा समाज? तो सही उत्तर है बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र, मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया था। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा था और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली थी। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इनके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में
सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। अब अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात ज्योतिबा फूले ने। अब अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है ए, मैडम HP ब्लावेट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल आलकॉट विलियम क्वान, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना था तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है डी, ज्योतिबा फूले। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रनाडे रही थी। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो उत्तर वही होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था। अब अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाज
चार पत्र थे: इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवशन सभा की स्थापना की थी। इस प्रकार विकल्प भी सही संयोजन है। अब अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। कौन? तो बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया था। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अब अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर है सी 1900 ईस्वी को। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पाशी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। अब अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो सही उत्तर है सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। अब अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सी बिहार में किसान आंदोलन से। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित
अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो इसका उत्तर है ए, वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाएगा और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित है। पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। दूसरा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या फिर घेरे की नीति। तीसरा, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। चौथा, अधीनस्थ संघ की नीति। और पांचवा, बराबर के संघ की नीति। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिनकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसके प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो इसका उत्तर है ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली ने भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह शनै शनै अर्थात धीरे धीरे विकसित हुई थी। संभवतः डोप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले अब उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर,
तंजौर, अवध, पेशवा, बड़ाव के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधियों का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधियों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वशीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।